अमेरिका और इजराइल के बीच दूरियां बढ़ती हुई नजर आ रही। एनबीसी की रिपोर्ट में हैरान करने वाला दावा किया गया है और वो दावा यह है कि अमेरिका की इजराइल जासूसी कर रहा है। पेंटागन ने खतरे के लेवल को क्रिटिकल करार दिया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एनबीसी की रिपोर्ट में हैरान करने वाला दावा सामने आया। तो देखिए, बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच एक फोन पर वार्ता हुई थी और इस दौरान जमकर डांट लगाई थी डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू की और बहुत बुरा भला कहा था। क्या कोई कनेक्शन है? क्योंकि यह तो बहुत बड़ी खबर है, चौंकाने वाली खबर है कि पेंटागन में इजराइल जासूसी करा रहा था। तो पेंटागन में मोसाद के जासूस इजराइल कर रहा है अमेरिकी अधिकारियों की जासूसी, यह पता चला है। नीति और फैसलों की जानकारी जुटाने की कोशिश की गई। पेंटागन ने इजरायली जासूसी को खतरा बताया है। खुद पेंटागन मान रहा है कि यह खतरा है। पेंटागन ने खतरे के स्तर को गंभीर करार दिया है, क्रिटिकल बताया है। गंभीर खतरे का मतलब क्या है, यह भी समझ लीजिए। अहम जानकारियां लीक हुई हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसका असर पड़ेगा। खतरा सबसे ऊंचे स्तर पर है, यह बताया गया है। जासूसी किसकी की गई? स्टीव विटकॉफ, ट्रंप के शीर्ष वार्ताकार, एल्ब्रिस कॉल्बी, पेंटागन के नीति निर्माता हैं ये, इनकी जासूसी हुई है। जासूसी क्यों की गई? ईरान को लेकर अमेरिका क्या सोच रहा है, यह पता लगाना मकसद था। अमेरिका इजराइल को कितना सपोर्ट करेगा? ईरान के खिलाफ सैन्य रणनीति का स्तर क्या होगा? और हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। सिवाज सर, किस तरह से आप देखते हैं पेंटागन में मोसाद के जासूस पहुंच गए, क्या हो रहा है? ईरान को लेकर अमेरिका फैसला क्या करने वाला है? इजराइल का साथ अगर अमेरिका देगा तो किस हद तक देगा? यह सब कुछ बेंजामिन नेतन्याहू को बताया जा रहा था। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां लीक होने की खबर है। पेंटागन खुद मान रहा है कि यह क्रिटिकल लेवल की जासूसी हुई है, खतरा है। किस तरह से आप देखते हैं आने वाले वक्त में अमेरिका इजराइल के रिश्तों पर इसका कितना असर पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, देखो समीर, दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये सच्चाई है कि अमेरिका चाहता है कि कोई ना कोई पीस डील हो ईरान के साथ, और जबकि इजराइल इसको नहीं चाहता। अगर आपने बहुत इशारा किया था, कहीं अभी 2-3 दिन पहले ही वार्तालाप हुई थी जो कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में, तो उन्होंने बड़े साफ सुथरे शब्दों में बताया था कि आप लबनान पे, हिजबुल्लाह पे हमला बंद कर दें, क्योंकि ये एक प्रकार ईरान की एक रेड लाइन है। अगर कोई पीस डील होनी है तो उससे पहले जो स्ट्राइक कर रहा है लेबनान के अंदर इजराइल, उसको बंद करे। और ऐसे में हो क्या रहा है कि कहीं ना कहीं इजराइल नहीं चाहता कि ये लड़ाई रुके, ये वार्तालाप चले, और ऐसे में ऐसा लगता है कि अमेरिका और इजराइल के बीच में कोई ना कोई जो डिसएग्रीमेंट है वो बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं आपस में विश्वास बंद हो गया है। और ये जो न्यूज़ मिली है ये बिल्कुल ऐसी लगती है कि किसी ने सोचा भी नहीं था ऐसा होगा, क्योंकि हर इंसान ये सोचता था कि अमेरिका और इजराइल है उसके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। आपने बहुत अच्छा बोला था कि इजराइल को छोटा भाई माना जाता है अमेरिका का, मगर अब ये पता चला है कि मोसाद के जो एजेंट्स हैं वो कि एक प्रकार जो पेंटागन की जासूसी कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि अमेरिका का क्या बर्ताव है। वो एक प्रकार से ईरान को देख के किस तरीके से जाने वाले हैं, कितना वो इजराइल को हेल्प करेंगे, क्या वो इजराइल को छोड़ तो नहीं देंगे। तो ये मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा पता चला है कि मोसाद इतना कर रही है। मगर ये सच्चाई है कि इंटरनेशनल रिलेशन में नो वन इज परमानेंट फ्रेंड, नो वन इज परमानेंट एनिमी। जो परमानेंट है वो आपके नेशनल इंटरेस्ट है, मगर ये जो तनाव और ये जो अब एक प्रकार से पता चला है, मुझे लगता है कि रिफ्ट बढ़ेगी अमेरिका और इजराइल के बीच में। जो एक अपनापन था उसके अंदर दरार आएगी और जो विश्वास था वो भी काफी कम होगा। बिल्कुल, और दबाव भी डोनाल्ड ट्रंप पर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जंग की शुरुआत तो इजराइल के साथ ही की गई थी। तो रिश्तों पर क्या असर होगा, इस पर आगे चर्चा करें, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी। पेंटागन की जासूसी पर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इजराइल अमेरिकी शांति वार्ताकारों की जासूसी करवा रहा था, मोसाद वार्ताकारों की बातें सुन रहा था। मोसाद ने वैसा ऑपरेशन बुलाया जैसे शत्रु देश के खिलाफ चलाया जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर, क्या अमेरिका पर इजराइल को भरोसा नहीं है? ऐसा क्यों किया जा रहा था? कई सवाल।
तो न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये खबर मिल रही है, जासूसी कराई जा रही थी, बिल्कुल एक ऑफिशियल ऑपरेशन की तरह ही इसे अंजाम दिया जा रहा था। पेंटागन की जासूसी पर यह पर्दाफाश हुआ है। इजराइल ने जासूसी की और अमेरिका अब इस पर क्या करेगा, यह बड़ा सवाल है। इजराइल के साथ खुफिया इनपुट शेयर करना कम किया जाएगा, अपने अधिकारियों की सुरक्षा बढ़ा सकता है, जासूसी रोकने के लिए काउंटर ऑपरेशन चलाएगा। ईरान युद्ध पर क्या असर होगा यह भी जान लेते हैं। अमेरिका इजराइल के बीच भरोसे में दरार, युद्ध रणनीति में तालमेल बिगड़ सकता है। अमेरिका सीधे युद्ध से दूरी बना सकता है, इजराइल अकेले ज्यादा आक्रामक हो सकता है। और बड़ी बात क्या है, युद्ध और लंबा खिंच सकता है। मध्य पूर्व में लंबे समय तक युद्ध चलेगा। गिरीश सर, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जितने भी बयान सामने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो नहीं चाहते हैं कि ये वॉर आगे बढ़े, ये जंग चले, क्योंकि इकोनॉमिकली भी काफी परेशानी अलग अलग देशों को झेलने को मिल रही है। अब जब ये पर्दाफाश हुआ है, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का कदम क्या होगा? क्या वो पीछे हट जाएंगे और क्या इजराइल को भरोसा नहीं है अमेरिका पर? प्रगति, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, ये जो खबर आई है कि मोसाद ने जो है जासूसी कर रहे थे अमेरिकन पेंटागन के अंदर, ये मेरे हिसाब से इजराइल के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि ट्रंप साहब के हाथ पहले ही बंधे हुए हैं। ये जो लड़ाई है, ये जो अमेरिका कर रहा है, ये इजराइल की लड़ाई है, इसमें अमेरिका का कोई लेना देना अगर आप डायरेक्टली देखें तो शुरू से नहीं था। ये लड़ाई जो अमेरिका लड़ रहा था, ये इजराइल के बिहाफ पे लड़ रहा था, इजराइल के हितों की रक्षा के लिए लड़ रहा था। और बड़े दुख की बात है, अमेरिका के पर्सपेक्टिव से देखें कि इजराइल उसी देश को की जासूसी कर रहा है, उस पर अपना अविश्वास प्रकट कर रहा है जो खामखा उनके लिए अपनी लड़ाई लड़ रहा है। तो जहाँ तक ट्रंप साहब का सवाल है, ट्रंप साहब के लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग है कि जिसको वो तन मन धन से सपोर्ट कर रहे हैं, वो ही इनके ऊपर जासूसी कर रहा है। तो ट्रंप साहब के लिए ये एक बहुत नेगेटिव डेवलपमेंट है और उनके लिए आगे जाके और मुश्किल होगा इजराइल को इस वॉर में सपोर्ट करना। वैसे ही उनका पब्लिक ओपिनियन बहुत कम है और अब पब्लिक ओपिनियन डोनाल्ड ट्रंप साहब के और अगेंस्ट जाएगा और मुश्किलें डोनाल्ड ट्रंप साहब की और बढ़ेंगी। इजराइल को इससे नुकसान होगा। मुझे नहीं लगता कि इजराइल इस बात से बहुत खुश होगा कि यह बात उजागर हो गई। जी हाँ, ये बहुत बड़ा डेंट है इजराइल के लिए। निश्चित तौर पर यह बहुत बुरी खबर है कि पता चल गया कि इजरायली एजेंट मोसाद के एजेंट लगाए गए थे पेंटागन में अमेरिका की जासूसी करने के लिए, ताकि वहां पर क्या नीतियां बन रही हैं, क्या फैसले हो रहे हैं ईरान को लेकर, इजराइल को लेकर, ये सब कुछ उसे पता चल सके। और अब इस खबर के सामने आने के बाद इजराइल में हो क्या रहा है, ये आपको बताते हैं। इजरायली खुफिया एजेंसी ने एक बड़ा फैसला लिया है। मोसाद के डेप्यूटी डायरेक्टर की छुट्टी कर दी गई है। ऐसा लगता है कि गाज उनके ऊपर गिरी। डेप्यूटी डायरेक्टर का एलेफ कोड नेम था। ईरान में लक्ष्य पूरा नहीं होने पर यह एक्शन लिया गया है, यह जानकारी फिलहाल मिल रही है। एक्सियोस की रिपोर्ट में यही दावा किया गया है। लेकिन क्या इसका पेंटागन में जासूसी से भी कोई कनेक्शन है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल एक्सियोस की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है कि ईरान में जो टारगेट्स थे वो इजराइल पूरा नहीं कर पाया और गाज गिरी है मोसाद के डेप्यूटी डायरेक्टर पर, जिनका कोड नेम था एलेफ। ईरान में मोसाद फेल, कई सवाल हैं। मोसाद के डेप्यूटी डायरेक्टर के खिलाफ एक्शन लिया गया है, लेकिन इस कार्रवाई के पीछे क्या वजह है? नए मोसाद चीफ ने डेप्यूटी डायरेक्टर को हटाया और हटाए गए डेप्यूटी डायरेक्टर का कोड नेम क्या है? एलेफ। जी हाँ, और डेप्यूटी चीफ को क्यों हटाया गया ये आपको बताते हैं। ऑपरेशन की सीधी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर थी। भारी खर्च के बावजूद कोई रिजल्ट नहीं निकला। जिम्मेदारी तय करने के लिए यह एक्शन लिया गया है। मिशन क्या था? ईरान में अंदरूनी अस्थिरता पैदा करना, जनता को भड़काकर सत्ता परिवर्तन कराना, विरोधी नेटवर्क को मजबूत करने की प्लानिंग करना। मिशन फेल कैसे हुआ ये जान लीजिए। ईरान में सुरक्षा एजेंसियां बेहद सख्त थी। विरोध को जल्दी दबा दिया गया। कई एजेंट्स पकड़े गए या फिर इन्हें निष्क्रिय कर दिया गया। अंदर से कोई बड़ा विद्रोह खड़ा नहीं हो पाया, बल्कि उल्टा हमें देखने को मिला। सिवाज सर, जब जंग शुरू हुई और ईरान के ऊपर हमले हुए तो ईरान की वो आवाम जिसमें से कुछ परसेंटेज अपने हुक्मरानों के खिलाफ थी, उनके अलग अलग नीतिगत फैसलों को लेकर, वो भी एक साथ आ गई, एकजुट हो गई और अपने सुप्रीम लीडर के साथ खड़ी नजर आई। हाँ बिल्कुल, देखो समीर, ये ऐसा ही हुआ। आपको पता होना चाहिए कि जब बात आती है मोसाद और CIA के,
ये दोनों इकट्ठे काम कर रहे थे ईरान में, और ये 6 महीने पहले इन्फिल्ट्रेट कर चुके थे लड़ाई से पहले, और उन्होंने एक माहौल पैदा करने की कोशिश की थी। हाँ, बिल्कुल ठीक बोला, लोग सड़कों पे थे ईरान के जो एक अयातुल्लाह अल खमैनी के अगेंस्ट भी, और एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि वहाँ पर हो क्या रहा था, इकॉनमी डिगमगा गई थी, रियाल की जो बहुत गिर गया था, इन्फ्लेशन बहुत थी, 80% थी, और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट थी। मगर जैसे ही लड़ाई शुरू हुई तो ये जो लोग अगेंस्ट थे वो एक प्रकार से गवर्नमेंट के साथ आ गए, और ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट जो अभी ईरान की है, जो भी नकारा थे, जो विरोध कर रहे थे, या तो उनको हटा दिया गया या उनको ख़त्म कर दिया गया। तो ये जो CIA और मोसाद का एक एम था, जो ईरान के अंदर एक प्रकार से विद्रोह पैदा करना, वो बिल्कुल असफल हुआ, इसमें कोई शक नहीं। और ये अब बात जैसे आ रही है कि मोसाद कहने गई पेंटागन में स्पाइंग कर रहा है, तो ये भी हमें समझना चाहिए कि किसी समय जो ईरान के अंदर CIA और मोसाद दोनों इकट्ठा काम कर रहे थे। तो ये सच्चाई है कि ईरान को लेकर ईरान के अंदर तो CIA और मोसाद इकट्ठा काम कर रहे थे, लेकिन पेंटागन में जासूसी हो गई और CIA को इसकी खबर ही नहीं लगी। मतलब CIA की पीठ में भी छुरा भोंक दिया मोसाद ने। हाँ बिल्कुल, ये बात आपने बहुत अच्छी बोली समीर, कि अगर वो इतने नज़दीक थे तो ये कैसे हुआ कि जो पेंटागन पे मोसाद एक प्रकार से स्पाइंग कर रहा था, पता नहीं चला। और इसका जो भांडा अभी फूटा है, और इसमें कोई शक नहीं कि ये लड़ाई का मोड़ ऐसे जा रहा है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप इस लड़ाई को लंबा नहीं ले जाना चाहते। वो एक फेस सेविंग फॉर्मूला चाहते ईरान के साथ, जबकि इजराइल लड़ाई को लंबा ले जाना चाहता है। इजराइल कहता है हम हिजबुल्लाह को जब तक ख़त्म नहीं कर देंगे, लटानी नदी से हम आगे नॉर्थ तक नहीं ले जाएंगे, हम युद्ध बंद नहीं करेंगे। तो ये मुझे लगता है कि दोनों की सोच में फर्क है, और कहीं ना कहीं अभी इजराइल को और अमेरिका के बीच के अंदर एक दरार आ गई है, एक प्रकार से फेथ और कॉन्फिडेंस में कमी आई है। बिल्कुल सर, जिस तरीके से खबरें आ रही हैं ऐसा ही लग रहा है, और 1980 में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था। इस पर आगे बात करें उससे पहले बड़ी खबर, सेंटकॉम चीफ ब्रेट कूपर का पश्चिम एशिया दौरा, बहरीन, कतर, कुवैत और जॉर्डन के नेताओं से मिले, चारों देशों के सैन्य अधिकारियों से भी मीटिंग हुई है। तो बहरीन, कतर, कुवैत और जॉर्डन पहुंचे हैं। जंग के बीच ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है, नेताओं और सैन्य अधिकारियों से उनकी मुलाकात हुई है। ब्रैड कूपर का पश्चिम एशिया दौरा, पश्चिम एशिया में सेंटकॉम कमांडर, इनसाइड रिपोर्ट जो आ रही है उसे एक्सप्लोसिव माना जा सकता है। खबर क्या है, ब्रैड कूपर ने पश्चिम एशिया का दौरा किया है, टॉप लीडर और सैन्य अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की है। अमेरिकी बेस पर अपनी सेना के जवानों से उन्होंने मुलाकात की, अधिकारियों से मिले, कमांड परिवर्तन कार्यक्रम की अध्यक्षता भी की। कहां कहां गए कूपर, यह भी जान लीजिए। बहरीन, कतर, कुवैत, जॉर्डन में उनकी मौजूदगी रही। बड़ी बात यह है कि चारों देश अमेरिकी सैन्य अभियान के लिए बहुत खास हैं, ये आप जानते हैं। मायने क्या हैं? क्षेत्रीय सहयोगियों को भरोसा देना, सैन्य नेटवर्क को मजबूत बनाए रखना, और किसी भी स्थिति में तेज कार्रवाई की जा सके, यह भी सुनिश्चित किया गया है इस दौरे में। तो पश्चिम एशिया में सेंटकॉम कमांडर, इनसाइड रिपोर्ट क्या है, क्या यह बड़ी जंगी तैयारी है, ये बताते हैं आपको। रेडीनेस चेक के तौर पर दौरा बेहद ही अहम माना जा रहा है। कूटनीति के साथ सैन्य गतिविधि भी, पिछले दिनों तनाव और संघर्ष भी बढ़े हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, और हर हालात से स्थिति से निपटने की सैन्य तैयारी भी दोनों तरफ से तेज है, चाहे बात अमेरिका की हो या ईरान की। अमेरिका सैन्य पकड़ मजबूत कर रहा है, और उसी का असर है कि लगातार चाहे F-35 लड़ाकू विमानों की उड़ान की खबर सामने आ रही हो या फिर इस दौरे की। और देखिए, इस बीच एक अहम खबर आ रही है, ईरान को अमेरिका की तरफ से बड़ा झटका लगा है। खाड़ी देशों के नुकसान की भरपाई का प्लान है। भरपाई के लिए ईरानी संपत्तियों का इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिका ने खाड़ी देशों से नुकसान का ब्यौरा मांगा है। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 40 दिनों की जो जंग हुई उसमें अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमले किए, और बदले में ईरान ने खाड़ी देशों में तबाही मचाई। और खाड़ी देशों को नुकसान ईरान भुगतान करेगा। ईरान की $100 अरब की संपत्ति फ्रीज। दुनिया भर के अलग अलग देशों में संपत्ति फंसी हुई है। प्रतिबंधों की वजह से ईरान निकाल नहीं सकता है।
जी, और देखिए अमेरिका ईरानी संपत्तियों का इस्तेमाल करेगा, यह तय हुआ है। खाड़ी देशों को हुए नुकसान की भरपाई उसी से होगी। कैसे फंसी ईरानी संपत्ति, ये जान लीजिए। क्रूड ऑयल बेचकर ईरान ने डॉलर और यूरो जमा किए। दुनिया के अलग अलग बैंकों में ईरान ने संपत्ति जमा की। कई देशों में ईरान सरकार ने निवेश किया। अमेरिका से तनाव के बाद ईरान की संपत्ति को फ्रीज कर दिया गया। रियर एडमिरल गिरीश कुमार गर्ग जी हमारे साथ मौजूद हैं। गर्ग साहब, लगता क्या है, होने क्या जा रहा है? कहां तो बात यह हो रही थी कि ईरान को जो नुकसान हुआ है उसका हर्जाना भरना पड़ेगा अमेरिका को, लेकिन यहां तो अब उल्टी खबर आती हुई नजर आ रही है कि ईरान ने जो नुकसान खाड़ी देशों में किया है, गल्फ कंट्रीज में किया है, उसका हर्जाना ईरान से लिया जाएगा। समीर, ये बड़ी हास्यास्पद सी बात मुझे लगती है कि जहां हम देख रहे हैं कि ईरान और यूएस लगातार बातचीत कर रहे हैं, और वो एक ईरान की बड़ी कंडीशन रही है कि जो 24 बिलियन डॉलर उनके फ्रोजन है वो निकाले जाएं और उसके अलावा जो नुकसान है उसकी भरपाई की जाए। ये ईरान की मांग लगातार रही है। उस निगोशिएशन के बीच में कि अमेरिका ये सोच रहा है कि ईरान को पैसे देना तो दूर, उनके जो एसेट फ्रोजन है उसको यूज करके गल्फ के देशों की जो नुकसान है उसकी भरपाई की जाए। तो ये तो आप सोचिए कि आप निगोशिएशन कर रहे हैं और निगोशिएशन के बीच में जो निगोशिएशन के विरुद्ध जो बातें हैं आप वो कर रहे हैं। तो इसका मतलब मुझे तो ये लगता है कि यूएस जो है इस निगोशिएशन को लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं है, ईरान की जो डिमांड्स हैं उसको लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं है। तो फिर ये निगोशिएशन होगा कैसे? आप बताइए मेरे को। मैं आपके दर्शकों से एक प्रश्न रखना चाहता हूं कि जब निगोशिएशन करते हैं तो अगर आप निगोशिएशन के अगेंस्ट कुछ बात भी करते हैं तो वो चुपचाप करते हैं, आपस में मिलकर करते हैं। आपकी बात मुझे मंजूर नहीं है, आपकी बात मुझे मंजूर नहीं है। अब पब्लिकली ऐसा स्टांस लेंगे तो आप पब्लिकली दुनिया को दिखा रहे हैं, ईरान को नीचा दिखा रहे हैं, ईरान की मांगों को आप नीचा दिखा रहे हैं। ऐसे हालात में जब आप नेगोशिएशन टेबल पे बैठेंगे तो किस मुंह के साथ बैठेंगे और किस रुख के साथ बैठेंगे और उस नेगोशिएशन का रुख क्या होगा? ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है और मेरी समझ से बाहर है कि अमेरिका की इस पे पीछे क्या सोच है। बिल्कुल सर, और जिस तरीके से खबरें अमेरिका से सामने आ रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप के बयान सामने आ रहे हैं, उसके बाद और भी सवाल उठते हैं। बड़ी खबर CIA से जुड़ी है क्योंकि CIA ने अमेरिकी प्रशासन को सीक्रेट रिपोर्ट सौंपी है। इसी से जुड़ी जानकारी, अमेरिकी नाकाबंदी का ईरान पर असर नहीं। रिपोर्ट में ये दावा किया गया है 3 से 4 महीने तक नाकाबंदी झेल सकता है ईरान। हमलों के बावजूद भी ईरान के पास मिसाइलों का बड़ा भंडार मौजूद है। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से ये रिपोर्ट। तो ये है ईरान को लेकर CIA की ताजा सीक्रेट रिपोर्ट। रिपोर्ट में क्या है जरा देखते हैं। लंबे समय तक जंग लड़ सकता है ईरान, ये क्लियर हुआ है। ईरान की सैन्य क्षमता पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। डोनाल्ड ट्रंप के दावों को खारिज कर रही है ये रिपोर्ट। एक लाइन में ऐसे समझिए, ईरान की 70% मिसाइलें अब भी सुरक्षित हैं। मोबाइल लॉन्चर का 75% हिस्सा सुरक्षित है। 3-4 महीने तक नाकाबंदी जो हॉर्मुज स्ट्रेट में नेवल ब्लॉकेट किया हुआ है अमेरिका ने, वो आसानी से झेल सकता है ईरान। भूमिगत सैन्य ठिकानों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का UAE पर बयान। UAE ने जंग में अमेरिका का साथ दिया है। UAE ने ईरान पर डायरेक्ट हमले किए हैं। अमेरिका ने UAE की जमीन का इस्तेमाल भी किया। हालांकि इससे पहले भी ईरान की तरफ से इस तरह का बयान सामने आ चुका है UAE को लेकर, और एक बार फिर से अब्बास अराक्ची की तरफ से यह दावा किया गया, बयान दिया गया है। ईरान का पड़ोसी हमलावर निकला, ऐसा आरोप, ऐसा दावा अब्बास अराक्ची की तरफ से। UAE ने ईरान पर दर्जनों गुप्त हमले किए। अमेरिका इजराइल के साथ संपर्क में था। UAE ईरानी ऊर्जा नेवी ठिकानों पर UAE के हमले, सीजफायर के एक दिन बाद तक हमले हुए हैं, ये दावा किया गया। लेकिन UAE की क्या सफाई है? UAE सरकार ने आरोपों को सिरे से खारिज किया। UAE की जमीन का इस्तेमाल हमले के लिए नहीं हुआ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से ये रिपोर्ट मिल रही है। UAE ईरान के बीच कैसी दुश्मनी है? 3 द्वीपों को लेकर पुराना विवाद तो है ही, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल की जंग है। ईरान खुद को क्षेत्रीय शक्ति मानता है और UAE आर्थिक कूटनीतिक प्रभाव बढ़ाने की कोशिश में जुटा हुआ है। सिवात सर, सीज़फायर से पहले हालांकि अभी भी जंग की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जंग जब
अग्रेसिवली चल रही थी, तब हमने देखा कि ईरान की तरफ से सबसे ज्यादा हमले कहीं किए गए तो यूएई वो देश था जहां पर अलग अलग स्थानों पर हमले हुए। तो अगर यूएई की तरफ से भी हमले किए जाते हैं तो फिर इस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? और दोनों के बीच में विवाद तो पुराना है। हाँ बिल्कुल प्रगति, आपने बिल्कुल यू हिट द नेल ऑन द हेड। देखो सच्चाई यह है कि यूएई और जो बहरीन है वो अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा भी है, और कहीं ना कहीं मोरक्को सूडान के साथ सबसे पहले जिस देश ने अब्राहम अकॉर्ड इजराइल के साथ किया था वो स्पेशली यूएई था, फिर बहरीन था। और यूएई के अंदर इन्वेस्टमेंट अमेरिका और इजराइल की भी बहुत ज़्यादा है, और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी टेक कंपनीज हैं वर्ल्ड की उनके हेडक्वार्टर भी वहीं पर हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट है चाहे वो एप्पल है। तो ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं अगर आप फाइनेंशियल कोई इकोनॉमिक हब सेंटर देखें तो वो इस गल्फ के अंदर यूएई है, और यूएई और ईरान की जो आपस के अंदर काफ़ी समय से, जैसे आपने ठीक बताया कि कुछ आइलैंड को लेके भी उनके बीच में के अंदर टकराव है, और इसीलिए अगर आप देखें ये बात सच हो सकती है कि यूएई ने खुल के मदद की है यूएस की, और जो हमले हुए थे यूएस से ईरान पे वो काफ़ी सटीक थे। और अब ये बात आ रही है कि कहीं ना कहीं आप देखें इस लड़ाई के दौरान अगर सबसे ज़्यादा हमले किए ईरान ने, पलटवार किया अपने रॉकेट और मिसाइल के, तो सबसे ज़्यादा यूएई पे किए। दूसरी बात प्रगति, एक पॉइंट आ रहा था कि भाई ये जो अभी अमेरिका और जो ईरान है कि अब जो ये लड़ाई ख़त्म होने की टाइम है या ये लड़ाई चलेगी लंबी, क्योंकि ईरान पे बार बार कह रहे हैं कि ईरान के पास डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं 24% का हथियार है, मगर CIA कहती है कि 70% उसके पास मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन्स हैं। मगर मुझे लगता है इकोनॉमिक इफेक्ट जो है वो हम भूल गए हैं कि जो नेवल ब्लॉकेड है वहाँ से ईरान का जो खर्क आइलैंड 90% ऑयल है वो जा नहीं पा रहा है, और जिनकी जो स्टोरेज फैसिलिटी थी वो ख़त्म हो गई। इसका मतलब अगर उनका ऑयल वहाँ से नहीं जाएगा तो जो इनके ऑयल के ड्रिलिंग स्टेशन हैं उनको बंद करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि दो अलग पहलू हैं, जो अगर उसकी देखिए मिलिट्री तैयारी वो अभी भी बहुत ज़्यादा ईरान की बल्कि अमेरिका से ज़्यादा होगी, मगर इकोनॉमिकली अगर उसके जो ऑयल जो फैसिलिटी उसको बंद करना पड़ता है ईरान को, तो वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट उसको बहुत एडवर्स सही आपने कहा। CIA की जो ताजा रिपोर्ट आई है सिवाज साहब, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि इस बात पर तो यकीन होता है कि कहीं ना कहीं जो मिसाइल पावर है ईरान की वो बरकरार है, उसमें उतना डेंट बिल्कुल नहीं लगा है जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं। लेकिन अमेरिकन नेवल ब्लॉकेड की वजह से ईरान को आने वाले वक्त में मुश्किल हो सकती है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। यानी कहीं ना कहीं यहां पर अमेरिका का एक दबदबा तो नजर आता ही है। वहीं ईरान का नया वीडियो सामने आया है, इंटरनेट बहाली के बाद का यह वीडियो है। सुरंगों में चलाया जा रहा है ऑपरेशन। तो ये ईरान कि अब कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, कुछ नए वीडियोस सामने आए हैं, क्योंकि इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई थी ईरान में जंग के दौरान, तनाव के दौरान, लेकिन अब इंटरनेट बहाल किया गया है और कई वीडियोस उस दौरान के अब सामने आ रहे हैं। सुरंगों में छिपाए गए थे मिसाइल लॉन्चर्स, कैसे जरा देखिए आप। ये नई तस्वीरें सामने आई हैं। इस तरह की न जाने कितनी सुरंगें हैं ईरान के अलग अलग हिस्सों में जहां पर मिसाइलें रखी गई हैं। ऐसी ही एक सुरंग का वीडियो अब सामने आया। तो ईरान में इंटरनेट की शुरुआत और तबाही भी दिखने लगी है। इंटरनेट बहाल होते ही ईरान के वीडियो सामने आए हैं। हमलों के बाद मिसाइल टनल में मरम्मत कार्य शुरू हो गया है, जारी है, और टनल का इस्तेमाल मिसाइल लॉन्चर के लिए किया जाता था। जी हाँ, मिसाइलों को छिपाने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। ईरान अपनी मिसाइल क्षमता को तेजी से बढ़ा रहा है। जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा रही है। मरम्मत का काम जगह जगह चल रहा है। बड़ा एंगल यह है कि मिसाइल ऑपरेशन दोबारा शुरू कर सकता है ईरान, इसके पूरे आसार। और एक और बड़ी खबर, मई में 100 से ज्यादा कमर्शियल जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे हैं। सेंटकॉम की निगरानी में ये जहाज गुजरे हैं। जहाजों को हॉर्मुज से सुरक्षित निकाला गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये जानकारी। हॉर्मुज में ईरान को अमेरिका की चुनौती। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सक्रिय है अमेरिका। यूएस के नेतृत्व में जहाज निकले और मई में 100 कमर्शियल जहाज निकले, ऐसा दावा किया गया है। जी हाँ, जहाज ओमान तट के करीब से गुजरे। ट्रांसपोंडर को बंद करके ये जहाज निकाले गए। बड़ी बात यह है कि अमेरिकी कदम से क्षेत्र में तनाव बढ़ा है। हॉर्मुज में ईरान के दबदबे को चुनौती दी जा रही है। अमेरिकी जहाजों पर हमले का भी खतरा है।
इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और ईरान में फिर प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया। ईरान की सड़कों पर छात्र उतरे हुए हैं। आधा दर्जन शहरों में छात्र आंदोलन हो रहा है। राजधानी तेहरान में भी प्रदर्शन हुए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, तेहरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोग सड़कों पर उतरे हैं और परीक्षा के नियमों में बदलाव के खिलाफ विरोध की आवाज बुलंद की। तेहरान के साथ शिराज, खुर्रमाबाद में भी प्रदर्शन जारी है। करमानशाह, तबरीज, महशद में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। करज, गिलान में भी सड़कों पर छात्र उतरे हुए हैं। ये तस्वीरें अलग अलग शहरों की आपको दिखा रहे हैं, लेकिन विरोध एक जैसा। ईरानी सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। और परीक्षा नियमों में बदलाव पर छात्रों ने जगह जगह प्रदर्शन किया है। शिक्षा नीतियों में बदलाव की मांग कर रहे हैं छात्र। यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा में भी बदलाव की मांग की गई। याज शहर में विरोध प्रदर्शन के दौरान झड़प में कई छात्र घायल हुए। कोम शहर में कई छात्रों की गिरफ्तारी हुई है। सावे में शिक्षा विभाग के कर्मचारियों प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की भी खबर है। ये तस्वीरें देखिए, झड़प में कई छात्र घायल भी हो गए। और छात्रों की नाराजगी की एक वजह और है, इंटरनेट ब्लैकआउट। इससे भी छात्रों में नाराजगी है। इंटरनेट न होने से उनकी पढ़ाई पर असर पड़ा है। स्कूल बंद होने से भी छात्र प्रभावित हुए। आंदोलन में 11वीं 12वीं के स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। अगले कुछ दिनों में छात्र आंदोलन तेज होने की आशंका है। ईरान सरकार की तरफ से फिलहाल प्रतिक्रिया नहीं है। तो पहले युद्ध और अब छात्र आंदोलन। ईरानी सत्ता को चुनौती दी जा रही है। आधा दर्जन से ज्यादा शहरों में छात्र आंदोलन हो रहे हैं। ईरानी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी हो रही है। परीक्षा के नियमों में बदलाव पर छात्र नाराज हैं। प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी हुई, झड़प हुई, कई जगहों पर नोकझोंक की खबरें आई। कहां कहां प्रदर्शन हुए? तेहरान, शिराज, खुर्रमाबाद, करमानशाह, तबरेज, मशहद, करज, गिलान। आप देखिए, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये प्रदर्शन सिर्फ तेहरान तक सीमित नहीं है, ईरान के अलग अलग शहरों में फैलता नजर आ रहा है। क्रोनोलॉजी समझिए, जनवरी 2026 में सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे। 28 फरवरी को अमेरिका की तरफ से बड़ा हमला कर दिया गया। जून 2026 में छात्र आंदोलन हो रहा है। सिवाज साहब, किस तरह से आप देखते हैं, और क्या यह प्रदर्शन भी ईरान में आने वाले वक्त में बड़ा रूप ले सकता है? क्योंकि ऐसी खबरें तो लगातार सामने आ रही हैं कि अमेरिका और इजराइल हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि ईरान में इस तरह के प्रदर्शनों को, छात्रों के, लोगों के गुस्से को और ज्यादा हवा दी जा सके। हाँ बिल्कुल, देखो समीर, अगर कुछ हो सकता तो अंदरूनी आंदोलन से ईरान कमज़ोर हो सकता, और यह सच्चाई है। 28 फरवरी से पहले जब युद्ध हुआ शुरू, इससे पहले लोग सड़कों पे थे, स्टूडेंट भी थे, बाकी लोग भी थे, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन ईरान की बहुत अच्छी नहीं है। रियाल जो है वो गिर चुका है कम से कम 110%। उसके बाद उसकी अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, मिस गवर्नेंस, तो लोगों को बहुत ज़्यादा एक प्रकार से आक्रोश था गवर्नमेंट के पीछे। मगर लड़ाई होने के बाद वो सब कहीं ना कहीं या तो दबा दिया गया, या वो ऐसा लगता है कि अपनी गवर्नमेंट के साथ आ गए। मगर अब फिर उजागर हो रहा है, जिस प्रकार से स्टूडेंट आए हैं, अब तो ये चिंगारी है, ये मुझे आग लग सकती है। लोग जो पहले भी सड़कों पे आए थे, तो अगर आ जाते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल होगा कि ईरान की गवर्नमेंट को। और इसीलिए ईरान चाहता है कि जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं जो अमेरिका के साथ पीस डील हो, क्योंकि उसको पता है कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है और लोग सड़कों पे दोबारा आ गए, तो मुझे लगता है वैसा ही होगा जो 28 फरवरी से पहले, करीब 1.5 से 2 महीने पहले पूरा का पूरा ईरान जाम हो गया था। और लोग सड़कों पे एक प्रकार मांग कर रहे थे कि आयतुल्लाह अल खमैनी गो बैक, गो बैक। तो ये हो सकता है, मुझे लगता है कि इसको मोसाद और CIA इस्तेमाल करेंगे, अपने इंटेलिजेंस को लेके कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। ये समय बताएगा ये किस करवट जाता है। बिल्कुल सर, वो देखने वाली बात रहेगी, लेकिन फिलहाल ये प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्या इसका फायदा अमेरिका और इजराइल को मिलेगा या उनकी तरफ से उठाया जाएगा, वो देखने वाली बात रहेगी। अब आगे बढ़ते हुए बात इजराइल लेबनान फ्रंट से जुड़ी खबर की करते हैं। लेबनान पर इजराइल डिफेंस फोर्स का बड़ा हमला, दक्षिणी लेबनान को टारगेट किया गया है और इजराइल डिफेंस फोर्स के हमलों से तबाही भी देखने को मिली है। ये देखिए तस्वीरें।
और वहीं लेबनान के एक और शहर पर हमले की खबर है। हमलों में 6 लोगों की मौत हो गई है, 4 लोग घायल हैं। इजराइल के हमलों से कई घरों में यहां पर आग लग गई है। साक्सा किए की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जहां पर इजराइल की तरफ से बहुत भीषण हमला किया गया है। रिहायशी इलाके को निशाना बनाया गया है। 6 लोगों की मौत हुई है, 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और युद्ध विराम के बीच इजरायल डिफेंस फोर्स का हमला, दक्षिण लेबनान के सराफंड पर अटैक, रिहायशी इलाके को टारगेट किया गया है। तो रिहायशी क्षेत्रों में भी हमले जारी हैं और ये तस्वीरें देखिए, धुएं का गुबार उठता दिख रहा है। और हवाई हमलों से दहल गया पूर्वी लेबनान भी। बेका क्षेत्र के सहमार पर भीषण हमला हुआ है। इजरायली हमलों में कई घर तबाह हो गए। ये देखिए तस्वीरें। लेबनान के तायर शहर पर हमला हुआ है। रिहायशी इलाके पर इजरायल डिफेंस फोर्स की बमबारी, इजरायली हमलों से भीषण तबाही देखने को मिल रही है। तायर शहर जहां सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है, रिहायशी इलाकों पर भी इजरायल डिफेंस फोर्स की एयर स्ट्राइक और बमबारी जारी है। और अब लेबनान के तायर पर हमले का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। इजरायल के लड़ाकू विमानों ने यहां पर बॉम्ब गिराए हैं। इजरायली हमलों से दहल गया अल मसाकिन। तो ईरान, अमेरिका, इजरायल के फ्रंट पर क्या हो रहा है, इसकी पल पल की अपडेट आगे भी TV9 भारतवर्ष आपको देता रहेगा। फिलहाल अपने तमाम खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इक्वाडोर के मंटा पोर्ट में भीषण आग लग गई। पोर्ट पर खड़ी कई नावों में भीषण आग लगी है और आसमान में काले धुएं का गुबार भी छा गया। आसमान में धुआं ही धुआं दिखाई दिया है। इक्वाडोर के मंटा पोर्ट में भीषण आग लग गई और वहां कई नावों में आग लगी है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ये देखिए तस्वीरें, ये पोर्ट की तस्वीरें हैं। भीषण आग लगी और आप देख सकते हैं धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है और कई नाव आग की लपटों से घिरी हुई दिखाई दे रही हैं। ये पोर्ट पर खड़ी हुई नाव है जहां भीषण आग लगी। और अब बात करते हैं रशिया के कामचटका की, जहां ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। 12 किलोमीटर तक ज्वालामुखी की राख फैली। विजिबिलिटी कम होने से एयर ट्रैफिक रोका। तो आसपास के इलाकों में विजिबिलिटी कम और 12 किलोमीटर तक ज्वालामुखी की राख फैली है।